हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। क्या क्या सम्मिलित होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है। ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है छोटे छोटे चर, और नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। इसके बाद अगला ऑप्शन है ये सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी। व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, यानी ये सभी जो ऑप्शन है वही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार आप देख भी चुके हो। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है जेबीसी, सेकंड नंबर पर है माल्थस, इसी तरह से थर्ड नंबर पर है एडम स्मिथ, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑप्शन में है रिकार्डो। आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो जेबीसी यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए यहाँ पर ये गलत हैं, और इसके बाद माल्थस दिए गए हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और 4 नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन क्या मिला है? रिकार्डो। और थर्ड नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक। आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। आई होप दो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब आयात घटते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है निर्यात घटते हैं। अगला ऑप्शन है आयात निर्यात से कम होता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है निर्यात आयात से कम होता है। और गई से यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बोर्ड एग्जाम बार बार जिन क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब, तो आयात घटते हैं विदेशी व्यापार में जब घाटा होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है फर्स्ट वाला। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि निर्यात घटते हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्यात आयात से कम होता है, और अगला ऑप्शन है कि निर्यात आयात से कम होता है। तो जो 4 नंबर पर है कि निर्यात आयात से कम होता है ये राइट है। आयात निर्यात से कम होता है ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया। आपको बताना है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है J.M. कीन्स ने, सेकंड नंबर पर ऑप्शन में है J.B. से ने, और इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन में है A.C. पीगू ने, और 4 नंबर पर है J.B. क्लार्क ने। आपको बताना है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया है। तो हम सबको पता है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा J.B. से ने, यानी सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? J.B. से ने। ध्यान रखना है आपको। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? माल्थस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेताओं की अधिक संख्या, सेकंड ऑप्शन है समरूप वस्तु, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कीमत विभेद, और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है विक्रेताओं की अधिक संख्या। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है क्रेताओं की अधिक संख्या,
ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या फिर राइट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है कि समरूप वस्तु। थर्ड ऑप्शन मिला है कीमत विभेद और नेक्स्ट है विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो ध्यान रखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, यहाँ पर कौन सा लक्षण नहीं है, कीमत विभेद, यानी थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था वही आपका है राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। तो चलिए इसका आंसर आप लिखोगे कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु एक के स्थान पर वस्तु बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। किस तरह से लिखोगे, जो भी क्वेश्चन गाइस यहाँ पर दिए गए हैं आप यहीं पर याद कर लीजिए। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। आप लिखोगे कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु एक के स्थान पर वस्तु बिंदुओं का पथ होता है जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, संयुक्त मांग क्या है, आड़ी मांग क्या है, मांग का नियम क्या है। ठीक है, जो आपके अतिलक उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आज किए जाते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। आप लिखोगे कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। ठीक है, और अगर आपको इसका जैसे एग्जाम्पल लेना हो तो आप लिख सकते हो, जैसे गाइस आप लिख सकते हो गेंद और बल्ला। ठीक है, तो संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। तो आप क्या लिखोगे कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वो संयुक्त मांग कहलाती है। ठीक है, इसमें आप मोटर और पेट्रोल इसको भी ऐड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अतिलक उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन कई बार आस्क किया गया है। तो देख लीजिएगा इस परोक्ष किसे कहते हैं, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर। तो आप लिखोगे कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा। तो परोक्ष किसे कहते हैं, क्या लिखोगे कि जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा की एक व्यवस्थित परिभाषा क्या हो जाएगी। आप लिखोगे कि राजस्व घाटा कुल व्यय यानी राजस्व प्लस पूंजीगत, राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों, जैसे राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता है। तो राजस्व घाटा क्या है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि राजस्व घाटा कुल व्यय की उधार कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे कि राजस्व घाटा क्या है। और ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा भी गया है तो इसकी जो परिभाषा है अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है। तो आपने देख लिया राजस्व घाटा क्या है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि मांग से आप क्या समझते हैं। तो मांग का नियम क्या है, मांग से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन। तो इसमें आप लिखोगे किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। क्या लिखोगे, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी, वही हमारा कहलाएगा मांग का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि मांग से आप क्या समझते हैं।
मांग का नियम क्या है उसको भी आपको देख लेना है, वो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है और निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चालू खाते की मदें बताइए। तो चालू खाते की मदें बताइए, इसमें आप लिखोगे कि चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं। आप क्या लिखोगे कि चालू खाते के अंतर्गत उन सभी लेन देनों को सम्मिलित करते हैं जो वर्तमान वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात के लिए किए जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात, और सेकंड यहाँ पर आपको लिखना है अदृश्य मदें। ठीक है, तो चालू खाते की मदें बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको भी पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। आप लिखोगे कि समष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। क्या लिखोगे आप कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। आप परिभाषा में लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों समूह का अध्ययन करती है, जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल विनियोग। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो आई होप गाइस आपने यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन फलन की संकल्पना क्या है, इसको समझाइए। तो देख लीजिए, आप वहाँ पर लिखोगे कि किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। फिर आपको लिखना है कि उत्पादन फलन बताता है कि एक दिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंधकीय क्षमता की सहायता से उत्पादक द्वारा उपादानों के विभिन्न संयोगों से उत्पाद की अधिकतम मात्रा किस प्रकार की जाती है और इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। तो उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर? तो किस तरह से आपको लिखना है एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे किसी फर्म के उत्पादनों एवं उपादानों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, और फिर इसके आगे जो यहाँ पर दिया गया है इस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो दिया गया है प्राइस लाइन क्या है, कीमत रेखा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं, आप लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है। किस तरह से आपको लिखना है कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। और फिर आपको लिखना है कि सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद एक आपको नीचे ब्रैकेट बनाना है और इसमें इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखना है कि कीमत रेखा बराबर AR बराबर MR बराबर प्राइस। तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। और ये क्वेश्चन गाइस आप कई बार देख भी चुके हो, कीमत रेखा क्या है।
उत्पादन फलन को समझाइए, उसको भी आप देख चुके हो। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को भी आप कई बार देख चुके हो। तो गाइस जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हर वीडियो में आपको बताए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो जो भी वीडियो इकोनॉमिक्स के यहाँ पर दी गई है आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोस ज़रूर देख लें। ठीक है, आपका अलग प्लेलिस्ट बना है, उसको आप ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन वहाँ पर आस्क करता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ये भी आप देखना कई बार पूछा गया है। तो पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, आप लिखोगे कि किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है। और फिर आप लिखोगे जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। ठीक है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है, तो किस तरह से लिखोगे, किसी वस्तु का स्टॉक वस्तु की कुल मात्रा को बताता है जो कि किसी समय विशेष पर बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद आपको लिखना है जबकि पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूर्ति क्या है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिया गया है कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो आप लिखोगे कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न मूल्यों की पत्र मुद्रा की कुल राशि, सरकार द्वारा निर्मित 1 रुपए के नोट व सिक्कों की कुल मात्रा। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि बैंकों की मांग जमाई, बैंकों की मांग जमाई। तो क्वेश्चन यहाँ पर था कि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित विभिन्न मूल्यों की पत्र मुद्रा की कुल राशि, सरकार द्वारा निर्गमित 1 रुपए के नोट व सिक्कों की कुल मात्रा और बैंकों की मांग जमाई। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, आप लिखोगे उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। इसके बाद आप लिखोगे कि इसमें जनता के पास चलन अर्थात करेंसी नोट तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं आर सम्मिलित होती हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, उच्च शक्ति मुद्रा हम किसे कहते हैं, इस तरह से आपको लिखना है और नीचे ब्रैकेट बनाकर आप लिखोगे अर्थात H बराबर C+R। तो उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, आप लिखोगे उच्च शक्ति मुद्रा देश की मौद्रिक सत्ता की कुल देयताओं को स्पष्ट करती है। इसमें जनता के पास चलन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं सम्मिलित होती है। और नीचे ब्रैकेट बनाकर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आप लिखोगे अर्थात H बराबर C+R। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, उच्च शक्ति मुद्रा हम किसे कहते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि चयन की समस्या क्या है। ठीक है, चयन की समस्या क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है, कई बार पूछा गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अवसर लागत क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वही यहाँ पर रखे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। आपको पता है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो 3 है। इसका आंसर आप कई बार देख चुके हो। ठीक है गाइस, अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आपको दिए गए हैं सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे ही क्वेश्चन आपको आज ही तैयार कर लेने हैं।